नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। गोमती जी अपने घर में अकेली बैठी अपनी किस्मत को कोस रही है कि काश आपसे पहले मैं मर जाती तो अच्छा होता। आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अपनी आंखों में आंसू लिए सोच रही थी। उनका भरा पूरा परिवार है, फिर भी आज अपने घर में अकेली है। पति के देहांत हो जाने से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गोमती जी का बेटा अमित सुबह सुबह सैर करके अपने घर लौटा और अखबार पढ़ने लगा तो उसकी पत्नी संजू, जो कि बर्तन धो रही थी, गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे क्या हुआ संजू, किसी बात से नाराज हो क्या? तो संजू मुंह बनाते हुए बोली, ना जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने जाते हैं और एक हम हैं जिन्होंने इंडिया भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे मोनू और चिंकी भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप हैं कि टस से मस नहीं होते। संजू बोलते जा रही थी, लेकिन अमित को अपनी पत्नी की बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए वह चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। फिर संजू बोली, कल ही मेरी सहेली का फ़ोन आया था। अमेरिका घूमने गए हैं वह लोग। यह देखो फ़ोटो खींचकर भेजी है मुझे। क्या नज़ारा दिखता है वहाँ का। सोचो, अगर फ़ोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से देखने में कितना मज़ा आता होगा। संजू ने अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हुए अपने पति अमित से कहा तो अमित बोला, अरे संजू, इन हाई सोसाइटी के लोगों का क्या ही कहना। उनकी जो इच्छा होती है उन पर लाखों खर्च कर देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाना ही बेहतर है, जो अपनी फ़ोटो दिखा दिखा कर दूसरों के घरों में आग लगाती हैं। तो संजू अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हुई बोली, अरे मैं कहाँ पेरिस जाने को कह रही हूँ। कम से कम इंडिया तो घुमा ही सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फ़र्क कहाँ पड़ता है। मैं जो मर्जी बोलती रहूँ, आपको तो इत्मीनान से अपनी अखबार पढ़ने से मतलब है। इस अखबार से फुर्सत मिले तो ही कुछ सोचोगे ना। संजू ने गुस्से में कहा तो अमित बोला, अरे तू मेरी अखबार के साथ सौतन सा व्यवहार क्यों करती हो। बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां तो आ जाने दो, सोचेंगे इस बारे में भी। ऐसा कहकर अमित ने बात को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन अमित जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। निराशा और उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे देखकर संजू परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। तो अमित बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए अमित ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला तो बच्चों ने प्रश्न सूचक निगाहों के साथ लिफाफा खोलकर देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर संजू बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला। तो संजू ने वह लेटर लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? तो अमित मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और फॉरेन घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। यह सुनकर संजू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर अमित ने कहा, तो मैडम कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही, लेकिन
आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देगा आपका निठल्ला पति। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने मेरी तो जान ही निकाल दी थी। संजू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बता कर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर संजू ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। सोचते हुए संजू रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की ही बात चल रही थी। तभी अमित बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊँगा। तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो। जिसे जो कुछ भी खरीदना है कल ही खरीद कर ले आएंगे। अमित के इतना कहने की देर थी कि दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइशें बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका कुत्ता स्नूपी भी भौंकने लगा। इस समय अमित और संजू का ध्यान उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर अमित बोला, संजू हम विदेश जाएंगे तो स्नूपी को कहाँ छोड़ेंगे? फिर संजू भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी स्नूपी को नानी के घर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि संजू कुछ कहती, बच्चों ने तुरंत नानी को फ़ोन लगाकर अपनी मम्मी को दे दिया। कैसी हो माँ? संजू ने पूछा। तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सब कैसे हो? हाँ माँ, हम सब ठीक हैं। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आती है कि स्नूपी को कहाँ छोड़ें। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती तो ठीक होता। संजू की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी वह क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी भी मायके गई है और मेरे घुटने में भी दर्द रहता है, इसीलिए मुझसे तो यह काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम लोग वहाँ पता करो ना। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर संजू ने मुझे माँ से फ़ोन रख दिया। अगले दिन अमित ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराश होकर घर लौटा। अरे अमित, स्नूपी को कहीं छोड़ने का इंतज़ाम हुआ या नहीं? संजू ने पूछा। तो अमित बोला, नहीं संजू, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम 1500 रुपये एक दिन के लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? संजू ने हैरानी से पूछा। तो अमित बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए होगा। वह भी कम से कम एक दिन के 1000 रुपये लेगा और एक महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। यह बात सुनकर संजू और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर अमित बोला, अगर कोई इंतज़ाम ना हुआ तो हमें विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। यह सुनते ही उनका बेटा मोनू बोला, मुझे पता था पापा ऐसा ही करेंगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसा कहकर नाराज होकर वह अपने कमरे में चला गया। तभी संजू बोली, क्यों ना गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए, आखिर वह माँ अकेली ही तो है। तभी अमित बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ यहाँ आकर कैसे रह सकती है, वह भी अकेली? तो संजू ने कहा, अरे अमित, एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ आ जाएगी तो ना तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही स्नूपी को देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया करेंगे।
संजू की बात सुनकर अमित बोला, अच्छा, लेकिन संजू तुम्हें तो मेरी माँ फूटी आँख नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ बुलाया तक नहीं था। हम यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेली गांव में रहती है, और आज जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला लें, यह तो अच्छी बात नहीं है ना। तो संजू बोली, वह सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और स्नूपी को रखवाले के लिए बुला रहे हैं। तू बस अपनी माँ को फ़ोन लगाओ, मैं सब संभाल लूँगी। कहते हुए संजू ने अमित के हाथ में फ़ोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे बस तुम सबको ही याद कर रही थी, गोमती जी ने कहा। तो अमित बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती। तो गोमती जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ही संजू और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी अमित के हाथ से फ़ोन लेते हुए संजू बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप गांव वाले पर लुटा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपका पोता पोती को भी तो आपके प्यार की ज़रूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, गोमती जी ने कहा। तो संजू बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा माँ जी, आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है। कल आपका पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे, मोनू तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा। अब बच्चे की जीत पकड़कर बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियां दादी के साथ ही बितानी है, इसीलिए मैं तो कहती हूँ आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया। यह देखकर तो गोमती जी मन ही मन फूले नहीं समा रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी खुशी से बेटा बहू के घर जाने की तैयारी करने लगी। करीब 3 वर्ष पहले गोमती जी के पति का देहांत हुआ था। जब वह जीवित थे तो पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। यूँ तो सरल स्वभाव की गोमती जी पति के जाने के बाद गांव के अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर सब बच्चे कहानी सुना करते थे। गांव में किसी को कोई भी दुख तकलीफ होती तो गोमती जी हमेशा उसकी मदद करने को तैयार रहती थी, और इसी कारण गांव की हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति की पेंशन आती थी, जो महीने भर का खर्चा निकालने के लिए काफ़ी होती थी। बेटे बहू के घर ले जाने के लिए गोमती जी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, बर्फ़ी और कुछ नमकीन बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसनों को भी बुला लिया था। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव के लोगों को सौंपकर गोमती जी ट्रेन में बैठ गई और लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद बेटे के शहर पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनका बेटा बहू और पोता पोती बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। वह ट्रेन से उतरी तो बेटा बहू ने पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया, तो दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर गोमती जी तो बस उन्हें आशीर्वाद दे ही रही थी। सब लोग गाड़ी में घर पहुँचे और घर का दरवाज़ा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर स्नूपी उन पर भौंकने लगा, लेकिन गोमती जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वह बिल्कुल शांत हो गया। यह देखकर संजू तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उनके जाने के बाद स्नूपी को गोमती जी ही तो संभालना था।
गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली गोमती जी बेटा बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधा देखकर हैरान थी। उनकी बहू संजू उनकी खूब खातिरदारी कर रही थी। अमित उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था। तो वही दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी का खूब मन लगा कर रखा। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन संजू गोमती जी को घर का सारा काम समझाने लगी। स्नूपी को खाने में क्या पसंद है, उनका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन का सामान कहाँ है, वगैरह वगैरह। फिर बोली, हाँ माँ जी, सुबह शाम स्नूपी को पार्क में सैर करवाने भी ले जाना। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और घर में गंदगी भी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते हुए गोमती जी कभी काम समझने लगती तो कभी प्रश्नवाचक निगाह से संजू की ओर देखने लगती। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना, मैं तुम सब लोगों का स्वादिष्ट पकवान बना कर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथ से लड्डू और बर्फ़ी भी बना कर लाए हैं, अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कहते हुए वह अपने बैग में से सामान निकाल कर ले आई और खुशी से मोनू और चिंकी को खिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अटैची और बैग रखे हुए हैं। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, यह क्या है बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी संजू हड़बड़ाते हुए बोली, माँ जी वो क्या है ना कि आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है, तो बच्चों ने भी जीत पकड़ ली कि वह भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इसीलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं, तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन गोमती जी यह सुनकर और भी अचंभित हो गई। तो अमित बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया है, हमें कल सुबह निकलना है, तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 10-12 दिनों में ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह गोमती जी को स्नूपी के साथ छोड़कर वह सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यह देखकर गोमती जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने स्नूपी को भी बड़े प्यार से नहलाया। संजू के बताए अनुसार उन्होंने स्नूपी का खाना उसके बर्तनों में डाल दिया और फिर अपने खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन स्नूपी खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण उदास हो गया था। तो गोमती जी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। तो स्नूपी भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार गोमती जी उसे अपनी थाली में से ही खाना खिला देती और वह बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। गोमती जी का किसी से बात करने का दिल करता तो स्नूपी से ही हंस बोल लेती थी। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अभी हर रोज़ सुबह शाम स्नूपी को पार्क घुमाने ले जाती, तो वहीं आस पड़ोस वाले से भी उसकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते, तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाते, तो कभी लूडो कैरम खेलते, तो कभी दादी से कहानी सुनने लगते। कभी गोमती जी काम में व्यस्त होती, तो बच्चे स्नूपी के साथ खेलने लगते। गोमती जी जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लेकर आई थी, वही उन बच्चों को देती, तो सभी बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक रात जब वह बिस्तर पर सोने गई, तो उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन वह बच्चा रोता ही जा रहा था। वह बाहर निकली
तो देखा कि बच्चों के मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहलाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, ना जाने क्या हुआ है, बस रोता ही जा रहा है। बच्चे की माँ ने गोमती जी से कहा तो गोमती जी उसे तुरंत अंदर लेकर आई और उसके नाभि और पेट पर हींग लगाने लगी। थोड़ी देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और गोमती जी उसके साथ उसकी भाषा में बोलने लगी तो वह खिलखिलाने लगा। बच्चों की मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह गए कि अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर हैं। आपके हाथों में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए वे दोनों गोमती जी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। अरे बहू, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है, जिस कारण वह रोने लगता है और हम परेशान हो जाते हैं कि जाने क्या हो गया बच्चे को। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, यह परेशान नहीं करेगा। कहते हुए गोमती जी भी अंदर आ गई। सोचने लगी कि बेटा बहू को गए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो वे लोग आए हैं, ना ही फ़ोन करके कुछ बताया है यह पूछने के लिए कि वह लोग कैसे हैं और कब आने वाले हैं। गोमती जी ने अपने बेटे अमित को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। ना जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन कहकर गए थे। सोचते हुए गोमती जी बिस्तर पर जाकर लेट गई। एक सुबह जब गोमती जी स्नूपी को पार्क लेकर गई तो वहीं संजू की सहेली मंजू भी पार्क में आई हुई थी। स्नूपी के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वह हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि यह संजू की सासू माँ है जो गांव से आई है। तो मंजू उनसे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं संजू की सहेली हूँ, यहीं पास में ही रहती हूँ। तो गोमती जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तो मंजू बोली, यह आपने बहुत अच्छा किया आंटी जो यहाँ आ गई, नहीं तो मेरी सहेली संजू का विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो गोमती जी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटी। फिर मंजू ने कहा, अच्छा वह सब छोड़िए आंटी जी, यह बताइए वे लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं। यह तो मुझे मालूम नहीं बेटी, मुझे तो बता कर गए हैं कि 10 दिनों के भीतर आ जाएंगे, लेकिन 2 सप्ताह होने को आए हैं। तो मंजू ने कहा, नहीं नहीं आंटी जी, मुझे तो संजू ने यही बताया था कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो गोमती जी हैरानी से बोली, 1 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर मंजू तो वहाँ से चली गई, लेकिन गोमती जी सोच विचार में पड़ गई। स्नूपी को लेकर वह घर वापस लौटने लगी। तभी देखा कि मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। वह जल्दी से वहाँ गई और कारण पूछने पर पता चला कि वह मोहल्ले में रहने वाले जगमोहन के घर में चोरी हो गई है। अगले हफ्ते उनकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोर चुरा कर ले गए। यह सुनकर गोमती जी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे, इसी सोच में डूबी गोमती जी स्नूपी को लेकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंची तो तभी फ़ोन की बेल बजी। गोमती जी ने फ़ोन उठाया तो उनके बेटे अमित की आवाज़ थी। प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? वहाँ स्नूपी ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? तो गोमती जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। स्नूपी तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो अमित ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा ही था, इसीलिए कुछ दिन और लग जाएंगे, आप वहाँ संभाल लेना। कहते हुए अमित ने फ़ोन रख दिया। तो पीछे से संजू ने कहा
क्या कहा तुम्हारी माँ ने? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ संजू, सब ठीक है। तुम्हारा घर भी सही सलामत है और स्नूपी भी। तो संजू खुशी से बोली, देखा, माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना। और एक पंथ दो काज हो गए। स्नूपी को भी केयर टेकर मिल गया और हमारे मकान की रखवाली भी हो गई। अब हम निश्चिंत होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ संजू, आइडिया तो तुमने बिल्कुल सही दिया था। नहीं तो घर के सिक्योरिटी का खर्चा और स्नूपी को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता, अमित ने कहा। फिर संजू बोली, अब मेरी एक बात और मान लो। अपनी माँ से कहो कि बाबूजी के बीमा की रकम हमारे हाथ में रख दो। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है। हर महीने बाबूजी की पेंशन आता तो है, इससे ज़्यादा पैसे वो क्या करेंगे। अरे संजू, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन अमित, तुम्हारी माँ पैसे दे तो देंगी ना? संजू ने कहा। तो अमित बोला, अरे देगी क्यों नहीं, मैं कह दूंगा कि मुझे ज़रूरत है। और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहाँ है। उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। यहाँ अमित को लग रहा था कि उसने फ़ोन कट कर दिया है, जबकि फ़ोन अभी चल रहा था और अमित और संजू की सारी बातें गोमती जी सुन रही थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी अपनी औलाद ही इतना नीचे गिर सकती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। फिर खुद से ही बोल उठी, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है। लेकिन मेरा अमित तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। लेकिन उनके मन में विचारों हलचल इतनी ज़्यादा थी कि बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर वह यूं ही गुमसुम सी बैठी हुई आंसू बहाती रही। ना भूख लगी ना प्यास। अमित के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थी। फिर अचानक उनका ध्यान स्नूपी की ओर गया, जो भूख के कारण पूँछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से गोमती जी ने अपने आंसू पोंछे और स्नूपी के लिए खाना ले आई। लेकिन स्नूपी हमेशा गोमती जी के साथ खाने के बाद ही खाना खाता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी गोमती जी को भोजन के 2 निवाला खाने पड़े। शाम के समय जब गोमती जी घूमने के लिए गई तो पता चला जगमोहन, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यह सुनकर गोमती जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन जब जगमोहन अस्पताल से घर लौटा तो गोमती जी उससे मिलने गई और समझाने लगी, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचे। तो जगमोहन बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं कितने दुखों से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से यह खुशी भी नहीं देखी गई। अब कैसे होगी बेटी की शादी, क्या करूँ समझ नहीं आता। कहते हुए जगमोहन जी फूट फूट कर रो पड़े। जगमोहन जी की हालत देखकर गोमती जी द्रवित हो उठी। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, गोमती जी ने कहा। एक बेटी के पिता की लाचारी देखकर गोमती जी से रहा ना गया और अगले ही दिन अपने गांव फ़ोन किया और पड़ोसियों से 1 लाख रुपए भेजने को कहा और यह भी कहा कि गांव आने के बाद वह लौटा देगी। अब गोमती जी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था।
अगले दिन ही पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए। पैसे लेकर गोमती जी जगमोहन जी के घर गई और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर जगमोहन बोला, अरे यह क्या है, खोलकर देखो तो। पैसे देखकर वह चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे। तो गोमती जी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। फिर जगमोहन बोला, अरे नहीं नहीं, यह पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे यह सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपनी बड़ी बहन समझ कर रख लीजिए। गोमती जी ने कहा। तो जगमोहन जी भरी आंखें लिए बोले, आपका यह एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे। तो गोमती जी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान नहीं है। आस पड़ोस के सभी लोगों ने गोमती जी के इस कदम की खूब तारीफ की। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोस वाले भी जगमोहन जी के मदद के लिए आगे आ गए और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अब गोमती जी का घर आकर बैठी ही थी कि उनकी बहू संजू का फ़ोन आ गया। माँ जी, हम कल दोपहर तक घर पहुँच जाएंगे, खाना बना कर रखिएगा और हाँ, घर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़ कर गई थी। ठीक है बहू, गोमती जी ने कहा और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह गोमती जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। आज उनके पति की बरसी थी, इसीलिए मंदिर जाने के लिए वह सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गई। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर हलवा पूरी बनाने लगी और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए भी बनाया। सुनुपी को घर में ही छोड़कर वह मंदिर चली गई। मंदिर जाकर भगवान का माथा टेक कर भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर आई तो सभी गरीब लोगों को भोजन बांटने लगी। तभी उनकी नज़र वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। जैसे ही वह खाना देने के लिए उसके पास जाने लगी, तभी उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपा लिया। कदकाठी से वह महिला उन्हें जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही गोमती जी प्रसाद देने गई तो उनकी नज़र उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था सावित्री देवी। देखते ही गोमती जी का कलेजा धक्सा रह गया। सावित्री, तू मेरी सहेली सावित्री हो ना? कहते हुए उन्होंने पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए सावित्री जी उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। यह सब कैसे हो गया सावित्री? तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थी ना? गांव छोड़कर उनके साथ शहर में आई थी और बहुत आराम से रह रही थी। तो सावित्री जी रोते हुए बोली, क्या बताऊं गोमती, दोनों बेटों की बड़े शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी तो हम स्वयं को धन्य समझने लगे थे। फिर दोनों बेटे और बहुएं भी अपने साथ में यही लेकर आए थे। हम लोग भी उसके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3 महीने बड़े बेटे के घर रहते थे और 3 महीने छोटे बेटे के घर। कुछ ही महीने पहले पति का देहांत हो गया तो बेटे ने गांव वाला मकान बेचने की जीद पकड़ ली। सब गांव वालों ने कितना रोका था मुझे कि अपने जीते जी अपने हाथ काट कर बच्चों को मत दो, लेकिन मैं ही नहीं मानी। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद बड़ा बेटा तो अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया तो छोटे बेटे बहू ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। मेरे एक गलत फैसले का नतीजा यह हुआ कि मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। 2 बेटे होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। सोच रही होगी किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं। कहते हुए सावित्री जी फूट फूट कर रो पड़ी। गोमती जी ने आंसू पोंछे और कहा, अरे वृद्धाश्रम क्यों, तू मेरे साथ चलो। गोमती जी अपनी सहेली को घर लेकर आई। सावित्री, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम हाथ मुँह धोकर आ जाओ और यह लड्डू खाओ।
मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। बच्चों के लिए लेकर आई थी, लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था लड्डू खाने के लिए, विदेश जो जाना था। कहते हुए गोमती जी की आंखें भर आई और नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गई। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। इस समय दरवाजे की बेल बजी। गोमती जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने संजू और अमित खड़े थे, लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर संजू प्रश्नवाचक निगाहों से गोमती जी की ओर देखने लगी। तो गोमती जी बोली, बहू, यह मेरी सहेली है। बेचारी बहुत परेशान थी, दुखी थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ। गोमती जी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही संजू चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखा है ना, जो किसी को भी घर के अंदर लेकर आ गई। और वैसे कितने दिनों से चल रहा है यह समाज सेवा। यह तुम क्या कह रही हो बहू? गोमती जी हैरानी से बोली। तो अमित ने कहा, माँ ठीक तो कह रही है संजू, यह हमारा घर है, कोई वृद्धा आश्रम नहीं। यह सुनकर गोमती जी हक्की बक्की खड़ी रह गई और फिर बोली, हाँ वैसे तो ठीक कहा तुमने, यह घर तुम्हारा है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसीलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर की और स्नूपी की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदार से ज़्यादा हैसियत कहाँ है मेरी? फिर मैं किस हक से अपनी सहेली को यहाँ लेकर आ गई? अब जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट चुके हैं तो इस चौकीदार का क्या काम? तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए गोमती जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो मोनू और चिंकी दादी को आकर लिपट गए और रोते हुए बोली, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर गोमती जी दोनों बच्चों को चूमती हुई बोली, अरे नहीं बेटा, मैंने तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं। बदले में वह अपनी औलाद से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखते। आँख मूंद कर भी अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। गोमती जी की बात सुनकर संजू और अमित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी गोमती जी अपनी बहू संजू से बोली, यह देखो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़ कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली से कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। नहीं माँ जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? संजू ने कहा। तो गोमती जी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया था, जो मुझे यहाँ बुला लिया। तो अमित बोला, माँ हमने बहुत सोचा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गोमती जी बोली, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा है कि आज तक तुम अपनी माँ के प्यार को समझ ही नहीं पाए। और बहू तुम तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आती? अरे मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमा के जिन पैसों पर तुम्हारी नज़र है, उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगोगे मैं दे दूंगी। गोमती जी की यह बात सुनकर अमित और संजू शर्मिंदगी के कारण स्वयं को ज़मीन में गड़े जा रहे थे। बिना देरी किए गोमती जी ने अपना बैग उठाया और अपनी सहेली के साथ घर से बाहर निकली। तो अमित और संजू की आंखों से आंसू बह निकले। इस समय साथ वाले घर में रहने वाली
उनकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी, अब जा रही हैं? आपके रहते हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी ही नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं हैं तो मुझे तो आप में ही ममता की मूरत दिखाई देती है। अब आप चली जाएंगी। सामने से आते हुए जगमोहन ने उन्हें देखा तो वह भी उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वह हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते हुए वह गोमती जी के चरण छूने लगा तो गोमती जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैं तो समझती हूँ आपने अपनी सेवा का मौका देकर मुझ पर उपकार किया है। इस समय मोनू और चिंकी के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए और सभी एक स्वर में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर गोमती जी की आंखें आंसुओं से भर आई। तभी संजू और अमित उनके सामने भरी आंखें लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अमित बोला, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ हमने गलती की ही ऐसी है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन आप तो माँ है ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ करती है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, बस एक मौका दे दो अपनी सेवा करने का। तो संजू बोली, माँ जी हमें छोड़कर मत जाइए ना, आप दोनों यहीं रहिए। मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो गोमती जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही होगा। वहाँ मेरा अपना घर है जहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों बहनें वहाँ खुशी से अपना बाकी का जीवन बिता लेंगे। गोमती जी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दी। जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो स्नूपी ने उनका पल्लू पकड़ा था। उसे देखते ही गोमती जी की आंखें फिर से भर आई, लेकिन वह खुद को कमज़ोर पड़ने देना नहीं चाहती थी। इसीलिए फिर स्वयं को रोककर उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया और सावित्री जी के साथ ऑटो में बैठ गई। तभी स्नूपी भी उनके पास ऑटो में आकर बैठ गया। सब लोग स्नूपी को उनके प्रति प्यार देखकर हैरान थे। गोमती जी ने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर गोमती जी उसे सहलाते हुए बोली, इंसान भले समझे या ना समझे, लेकिन यह बेजान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब स्नूपी मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए गोमती जी ने ऑटो वाले को चलने का इशारा किया और गांव के लिए निकल गई और अपने गांव के घर पहुंचकर सावित्री जी के साथ और स्नूपी के साथ गोमती जी खुशी से ज़िंदगी जी रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।